जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसके 3 हिस्से होंगे। हर हिस्सा लगभग आधे घंटे का होगा, यानी टोटल ड्यूरेशन हमारी 1.5 घंटा के करीब होगी लेक्चर की। लेकिन उसके बाद थोड़ा कोई 10-15 मिनट की ब्रेक भी होगी ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएं। ठीक, हाँ रिफ़्रेशमेंट। भाई कह रहे हैं रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है? कहें जी है रिफ़्रेशमेंट। तो टॉपिक जो हमारे हैं वो हैं 3। एक चैप्टर 17, 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये हमने कवर करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। फिर इसके बाद चैप्टर 10, चैप्टर 10 के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आसान, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 टेक्निकल। ठीक है, मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था सिलेबस में। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में कुछ थोड़ी टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा। गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादा नहीं है थोड़ी टेक्निकल, लेकिन ज़्यादा नहीं है। कोशिश करेंगे हम उसे एग्जाम्पल्स के साथ समझें। जब एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट को समझते हैं तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाए, उसमें कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, रॉकेट साइंस, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो चैप्टर 17 है ये भी आसान है, चैप्टर 10 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 भी काफ़ी हद तक आसान है। अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 10 का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है वो बेसिकली आपको एआई के बैकएंड पे क्या मॉडल्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में सिखाता है। हालांकि एज अकाउंटेंट या एज यूजर हमें जो बैकएंड पे जो मॉडल या टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी अवेयरनेस पता होना ज़रूरी नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया एक टास्क के लिए कौन कौन से एआई मॉडल मौजूद हैं और कौन सा एआई मॉडल मेरे इस टास्क में मोस्ट एफिशिएंट है, ये पता होना चाहिए। अब हर मॉडल काम कैसे करता है वो मेरे लिए जानना, लेकिन बार लाइक हमने सिलेबस में इंक्लूड किया तो सीख लेते हैं, शायद कभी ना कभी काम आ ही जाए। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर सीखा था उस वक्त विंडो 95 थी, 95 के लगभग भाई ने मुझे सिखाया था, बड़े भाई ने। तो पहले उसने मुझे डॉस सिखाया था। डॉस आपने शायद नाम सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें अभी तो आप है ना, अभी है विंडोज का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप क्लिक करते हैं, कोई भी टास्क देना, फाइल ओपन करनी है, प्ले करनी है, डिलीट करनी है, आप क्लिक करते हैं। डॉस होता था उसमें एक, समझ लीजिए कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, हम इंस्ट्रक्शंस देते, इंग्लिश में लिखते थे, ओपन करो ये फाइल, डिलीट करो ये फाइल, इंग्लिश में लिखते थे और वो फाइल को ओपन करता था या डिलीट करता था। समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाते थे, इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। तो उसमें जो है उस वक्त फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे है, तो उसके बाद आज तक यूज नहीं किया उसको। लेकिन एआई के आने के बाद कोडिंग मैंने सीखी। जब कोडिंग मैंने सीखी तो वो नॉलेज जो 95 में भाई ने सिखाया था, जो उसके बाद आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, अब मेरे काम आ रहा है कोडिंग में। तो जो आप चीज़ें सीखते हैं ना, कुछ पता नहीं होता कि ज़िंदगी में किस स्टेज पे जाके काम आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हालांकि थोड़ा सा अकाउंटेंट के लिए इररेलेवेंट चीज़ है। हालांकि अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में देखें, उनको वो कहेंगे सर ये तो हमारी एबीसी है। एबीसी है हमारे लिए, वो एबीसी भी थोड़ा सा मुश्किल क्यों लगेगी, फील्ड से रेलिवेंट नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, हम सीख लेंगे। लेकिन आपको तैयार कर रहा हूँ कि टेक्निकल चीज़ है, कुछ जगहों पे शायद रट्टा लगाना पड़ेगा। तीसरे हिस्से में 80C में लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। 80A, इसमें क्या पढ़ना है हमने? चैप्टर 17। चैप्टर 17 किससे रिलेट कर रहा था? आईसीटी का रोल क्या है रिस्क में। हमने पढ़ा रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन है। ओके, आइए जरा पढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या सीखेंगे। आज हमने 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखने हैं। क्या? आईसीटीज रोल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। और फिर क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटीग्रेशन आईसीटी इनटू रिस्क मैनेजमेंट।
पता नहीं क्यों मुझे ये ICT's रोल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन को पढ़ के लग रहा है रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। इसमें ये तो नहीं बताएगा कि रिस्क कौन कौन से हैं ना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। जब हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात की थी ना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें हमने ये देखा था कि तकरीबन सारे ही रिस्क वो है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, याद है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एक फीलिंग वाइब आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। क्या? इसको पढ़ के ICT's रोल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। मुझे लग रहा है जो ऊपर उसने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, अब यहाँ पे हमें वो बताएगा कि इन रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। और मुझे लगता है हमने ये स्ट्रेटजीज भी पढ़ी हुई हैं। जिस तरह रिस्क आइडेंटिफिकेशन रिपीट हुई थी, मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है, पक्का नहीं है, फीलिंग आ रही है कि जो रिस्क को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज ही है ना, ये भी कोई नई स्ट्रेटजी नहीं निकालेगा, ये वही स्ट्रेटजीज होंगी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। समझ रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? ये जरा देखते हैं अभी कि हमारा ये ख्याल सही है कि गलत है, अभी देखते हैं। और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या? बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है क्या करना, हिदायत होंगी। हिदायत तो हमेशा आसान अल्फाज में ही होती हैं, भाई ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? यही क्या, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये पहले कर लेना, ये बाद में कर लेना, इसी तरह की हिदायत होंगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस में तो मसला कोई नहीं, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है, ये थोड़े से टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा इसके लिए। अगर तो ये कोई नई चीज हुई ना, तो फिर तो हमारा समझ लीजिए 1 घंटा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही लगेगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसी चीज हुई जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई, तो मुझे लगता है ये 15 मिनट में निपट जाएगा। आइए देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है जी, चैप्टर 17 का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ICT's रोल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लें, अब उसको कंट्रोल भी तो करना है, आइडेंटिफाई करके छोड़ थोड़ी देना है। ICT प्रोवाइड्स टूल्स टू ब्लॉक थ्रेट, मैनेज एंड रिकवर ऑपरेशन। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो टूल्स अवेलेबल हैं जो उन रिस्क को खत्म करे। आसान अल्फाज में कह रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में रिस्क आइडेंटिफाई किए, आइए अब उनको एड्रेस करते हैं। कैसे? रिस्क मिटिगेशन टूल्स, रिस्क मिटिगेशन टूल्स कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है, कैसे? फायरवॉल, इनक्रिप्शन, एंटीवायरस और IPS। क्या ये टूल्स रिस्क को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए यूज हो सकते हैं? पढ़े हुए हैं कि पढ़ने हैं? पक्का? चलें। अच्छा, और कौन सा तरीकों से हम रिस्क को एड्रेस कर सकते हैं? एक तो ये है कि रिस्क होने का चांस ही कम कर दो। रिस्क होने का चांस कैसे कम करें? रिस्क मिटिगेशन टूल से, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, एंटीवायरस। और क्या? लेकिन कम होने के बावजूद भी अगर रिस्क अकर हो जाए, फिर क्या करना है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम पढ़ा हुआ है हमने, क्या होता है ये? इंसिडेंट अकर हो गया, अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर? भाई वायरस आ गया हमारी एक डिवाइस में, रिस्पॉन्स कैसे करो? सिस्टम ने जैसे ही पढ़ा, भाई हमारे डिवाइस थे, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस, बहुत सी डिवाइसेस थी, 100 डिवाइसेस थे। एक डिवाइस को हैकर ने हैक कर लिया। पहले तो सिस्टम ने कोशिश की थी हैकर आ ही ना सके हमारे नेटवर्क में, रिस्क मिटिगेशन टूल में। अब आ गया, अब क्या करना है? फौरन वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, रिपोर्ट कर देगा हायर मैनेजमेंट को, फिर इस डिवाइस को क्या करेगा? आइसोलेट कर देगा, फिर इसको क्लीन करेगा, रिकवर करेगा। ये है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम। इंसिडेंट अकर हो गया तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या करता है? फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स याद रखिएगा थ्रेट अकर होने के बाद है। ये हमारा एक तरह से प्रिवेंटिव नहीं, करेक्टिव स्टेप है। क्या करेगा?
आइडेंटिफाई करेगा, रिपोर्ट करेगा, फिर इसके बाद आइसोलेट करेगा इशू को, क्लीन करेगा। देखिए यही बात कर रहा है। When the threat appears, response plan starts automatically. System isolate the threat, shuts affected area, and alerts the team quickly. Incident response system be clear? Business continuity and disaster recovery. कह रहा है अगर मसला छोटा मोटा नहीं, मसला बढ़ गया, बात बढ़ गई, बात एक डिवाइस तक नहीं रही, सारा सिस्टम उड़ गया, आग लग गई पूरी कंपनी में, तबाही आ गई, अब क्या करें? अब हार मान ले क्या कि एक आधा कंप्यूटर इफेक्ट होता, वो थे, तकरीबन सारे कंप्यूटर इफेक्टेड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। इसमें क्या करते हैं? बैकअप सिस्टम क्रिएट करते हैं। बैकअप सिस्टम सिर्फ डाटा का या हार्डवेयर का भी? रिडंडेंट नेटवर्क का मतलब क्या है कि बैकअप नेटवर्क पास अगर मेन फेल, यहां पे यानी कह रहा है बैकअप करें डाटा का भी, यहां पे कह रहा है नेटवर्क जो है अपना उसका भी बैकअप क्रिएट करें। रिडंडेंट का मतलब बैकअप ही है, और जब प्रॉब्लम आए तो क्या करें? उसको रिकवर भी करें। अच्छा मुझे बताए, बैकअप क्रिएट करना है, क्या जिस जगह पे मेन डाटा है उसी जगह पे बैकअप रखना चाहिए? नहीं, कि जब इवेंट अकर हुआ तो दोनों ही उड़ जाएंगे। बेहतरीन तरीका क्या वैसे तो ऑफ साइट होना चाहिए। ये आज से 10 साल पहले हम यही कहा करते थे डाटा किसी और जगह पे रखो। अब डाटा किसी और जगह पे रखने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है भला? क्लाउड। अब हम ये नहीं कहते कि जिस जगह पे डाटा मौजूद है ओरिजिनल, उसके अलावा किसी और जगह पे रखो। हम कहते हैं भैया क्लाउड पे रखो। वो और जगह कौन सी होनी चाहिए? क्लाउड। क्योंकि क्लाउड में उस बैकअप की भी साथ साथ कॉपीज बन जाती हैं। एक कॉपी एशिया में होगी, एक यूरोप में, अमेरिका में होगी। ठीक है, पूरे का पूरा एशिया भी डूब जाए ना, सारा सामान हम भी डूब जाएं, हमारा डाटा फिर भी सिक्योर रहेगा। हम नहीं अमेरिका जा सकते, हमारा डाटा जा सकता है, बैकअप कॉपी हो सकती है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी भाई क्लियर? पढ़ा हुआ है पहले? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतनी आसान जिंदगी हो सकती है, यकीन नहीं आ रहा है? और वो भी संडे को। संडे को ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली रिस्क को जैसे कह रहा है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली थ्रेट को ब्लॉक भी करेंगे और उसको सही भी करेंगे। वैसे इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन पहले होना चाहिए, सेल्फ हीलिंग बाद में होना चाहिए। इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन का मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली थ्रेट्स को, ऐसा सिस्टम है ऑटोमेटिक थ्रेट को डिटेक्ट, जैसे वो था ना नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट एक है फायरवॉल से, एक नेक्स्ट जनरेशन एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ। उसी तरह ये एक नॉर्मल थ्रेट डिटेक्शन भी है हमारे पास। याद है वो कौन सा था? आईडीएस किसको बोलते हैं? वो नॉर्मल था। ये क्या है? इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन, यानी उससे ऑटोमेटेड, उससे एडवांस चीज। और सेल्फ हीलिंग नेटवर्क क्या है कि नेटवर्क में अगर कोई एरर आ भी गया, ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे कोई बैकअप कॉपी क्रिएट होती रही नेटवर्क की, कोई प्रॉब्लम है, उसने ऑटोमेटिकली बैकअप से रिस्टोर कर दिया। ठीक है, विंडोज भी कभी आप इस्तेमाल करें ना, तो उसमें कोई एरर आ जाए तो वो फिर कहता है मुझे बताओ मैं रिपेयर करूं अपने आप को, और अगर हम रिपेयर का बटन दबा दें वो ऑटोमेटिक रिपेयर करवा रहा होता है अपने आप को। कभी नोट किया आपने? ऑटोमेटिक रिपेयर क्या है? वो लास्ट गुड कंडीशन में की जो सेटिंग होती है ना, उसको रिस्टोर कर देता है। तो सिस्टम अपने आप को खुद भी रिकवर कर सकता है। ये है हमारा सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। सेल्फ हीलिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करे? ठीक करे। नहीं हो सकता तो अल्टरनेट की तरफ ट्रैफिक रूट कर दे। दो नेटवर्क रखे, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क। एक तो है ना भाई वेबसाइट है, अगर हमने उसकी होस्टिंग एक होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग ली, वो डाउन हो गया, तो कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए हमारी कि हमारे पास एक दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर की सब्सक्रिप्शन भी ली हो, ऑटोमेटिकली जितनी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक है दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। यह सेल्फ हीलिंग।
कस्टमर को ये ना पता चले कि वेबसाइट खराब हो गई। कुछ समझ आया? डिजास्टर रिकवरी भी हो गया, ऑटोमेटिक रिस्क कंट्रोल सिस्टम ये भी क्लियर। ओके, अब क्या रह गया? बेस्ट प्रैक्टिसेस, नसीहतें सुन लीजिए कि जब कभी आपने आईटी की दुनिया में काम करना है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होंगे, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी, किन नसीहतों को जहन में रखना है? सबसे पहले नसीहतें सुन लें। पहले ये प्रैक्टिकली भी आपके काम आएंगे। अडॉप्ट ए प्रोएक्टिव अप्रोच। एक होती है रिएक्टिव अप्रोच, जो होगा देखा जाएगा। एक है प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से देखे क्या हो सकता है। मेरे को एंटीवायरस कब इंस्टॉल करना चाहिए? आज तक मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं आया, क्या मुझे एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं? क्यों आज तक आया ही नहीं? आ सकता है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगर आ गया तो प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ 3-4 दफा ऐसे मुझे ऐसे लगता था इनिशियली कि एंटीवायरस सिस्टम पे बिला वजह कुछ रूमर्स भी होती हैं, लोड बढ़ेगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो है रिसोर्सेज वो एंटीवायरस खुद खाना शुरू हो जाएगा, एंटीवायरस कुछ अरसे के बाद खुद वायरस बन जाता है। इस तरह की ना बहुत सी मिस सुनते होते थे जब आप लेते। तो मैं एंटीवायरस को इस्तेमाल करने को डिस्करेज करता था। एक कंट्रोल मेरा होता था कि भाई इधर उधर की वेबसाइट में नहीं जाना, सिंपल जो रिलायबल वेबसाइट है, रूटीन की वेबसाइट है, उन्हीं पे जाना, बस ये कंट्रोल। तो अमूमी तौर पे इस वजह से कोई थ्रेट नहीं आया। लेकिन अब थ्रेट ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत साइट पे जाएंगे तो फिर ही वायरस डाउन होगा। अब थ्रेट आपको ढूंढ रहा होता है, और ईमेल के जरिए आ सकता है, मैसेज के जरिए आ सकता है, अटैचमेंट के जरिए आ सकता है, फाइल के अंदर हो सकता है। आप अपनी तरफ से फाइल ओपन करेंगे तो वो एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब 2-3 दफा ऐसे हुआ वायरस आ गया, अब उस वायरस को रिमूव करने के लिए ना मेरा पूरा दिन, मतलब बड़ी भी जल्दी मैं करता, पूरा दिन निकल जाता था, और इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि अगले दिन लेक्चर देना है, तैयार करना है, नोट्स वगैरह कमेटी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या करेगा, विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, बार बार डाटा बैकअप कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, पूरा दिन। तो 2-3 दफा सेशन में जब ऐसे हुआ तो मैंने फैसला कर लिया, भाई नहीं, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। तो थोड़ा पेमेंट की, लेकिन अब जिंदगी सुकून में है। तो प्रोएक्टिव पहले सेशन क्या दे रहा है, ये ना हो कि मसला आएगा तो फिर हल ढूंढेंगे। भाई मसले से बचना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचपन से सुनते आए हैं। यही सबक दे रहा है कि अगर कोई रिस्क आ गया दुनिया के किसी भी कोने में, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आपको लगता है आपसे रेलिवेंट है और थोड़े से एफर्ट के जरिए से या पैसों के जरिए से इसका एक कंट्रोल ऐड कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन बहरहाल ये बाप की अपनी जजमेंट होगी किस लेवल तक आपने प्रोएक्टिव एक्शन लेना है। नेक्स्ट, इंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी। कह रहा है जिंदगी में कभी कोई फैसला करने लगे ना, पहला असूल जो उसने नहीं बताया वो भी बता रहा हूं, फैसला हमेशा डाटा की बेस पे करें, अपनी गट फीलिंग या जजमेंट की बेस पे ना करें। क्या करना है, मुझे लगता है सीए करना चाहिए, मैं इसलिए सीए कर रहा हूं। मेरा बड़ा भाई जो है वो एलएलबी कर रहा था, मैं इसलिए एलएलबी कर रहा हूँ। मुझे इस रिश्तेदार ने कहा था ये कर लो, मैं इसलिए कर। हमेशा फैसला किस बेस पे करना चाहिए, डाटा की बेस। और वो डाटा वो नहीं होना चाहिए जो सोशल मीडिया पे है, वो डाटा वो नहीं होना चाहिए जो टीवी पे बैठ के ना ये जो बड़े बड़े साइंसदान दानिश्वर अरस्तु जो बैठे होते हैं शाम को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये 1-2 दिन पहले प्रोग्राम मेरा फाइनेंशियल फ्रॉड था, वो किसी का स्टेट में बैंक में से पैसे निकल गए। तो मैंने कहा जरा मैं इसको सुनता हूँ, मुझको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आधे घंटे में यकीन करें उसने 10 मिनट में तो इंट्रोडक्शन दिया, 10 मिनट में उसने ये साबित किया कि फ्रॉड में कस्टमर का कसूर नहीं था, अकाउंट होल्डर का, बैंक का सारा कसूर था। और अगले 10 मिनट में कुछ लगभग उसने ना वो गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ये पार्टियां होती है, वो क्रिटिसाइज करना शुरू करे। सीखने को कुछ नहीं मिला मुझे। और वही 8 मिनट मैंने, एक इंडियन था उसका एक चैनल था, 8 मिनट की वीडियो, कमाल की चीजें उसने बताई, पूरा एनालिसिस, न्यूट्रल एनालिसिस कि ये किया कस्टमर, ये किया, ये होना चाहिए था, ये किया, यहाँ पे इसने ये गलती की, इसकी ये गलती, इसकी ये गलती। 8 मिनट में जो उसने सिखाया ना, आधे घंटे में सिखाया। ये हमारा मेच्योरिटी लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल।
तो क्या मैं कह रहा था, हाँ, कि डाटा रिलायबल, ये जो इधर उधर डाटा सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, ये कंपेन चल गई, आप माशाल्लाह समझदार, आपको पता है किस तरीके से कंपेन चलती है, बैकएंड पे कौन होता है कौन नहीं चला। तो जब कभी आपने डिसीजन करना है, याद रखिए, एक तो गट फीलिंग जजमेंट की बेस पे नहीं, डाटा की बेस पे करना है, और वो डाटा कौन सा होना चाहिए, एक्यूरेट रिलायबल। गलत डाटा की बेस पे डिसीजन करेंगे, डाटा गलत तो डिसीजन भी गलत। यही बता रहा है, इंश्योर डाटा एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी। बताए अच्छी बात है कि नहीं, टिक कर दें, प्रोएक्टिव अप्रोच को भी टिक कर दें, अच्छी बात लगे ना लगे याद जरूर कर लेना है। डाटा पे भी टिक करें, आगे कर चलते हैं। फोस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम, कहता है जो आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये आइसोलेटेड नहीं होते। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट को आईटी सिस्टम इंस्टॉल करके दे दें, बाकी मैनुअल पे चल रहे हो, एक आपका सिस्टम अपडेटेड हो, बाकी लेगेसी सिस्टम हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जब कभी डेवलपमेंट करनी है ना, आपने सारे डिपार्टमेंट्स को लेके आगे चलना है, वरना एक का सिस्टम कोई और, दूसरे का कोई और, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी डिफरेंट सिस्टम में। तो तीसरा सूल क्या है, आपने जब कभी अपनी कंपनी को आईटी पे शिफ्ट करना है तो फिर क्या करना है, सारे डिपार्टमेंट्स को करना है, और उसमें सारे डिपार्टमेंट सारी टीम्स का इनपुट लेना चाहिए, सारी टीम कंसिस्टेंट अप्रोच हो, ठीक है, अक्रॉस बोर्ड, किसी एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आईटी वालों को भी इन्वॉल्व करें, फाइनेंस को भी इन्वॉल्व करें, लीगल ह्यूमन, सबको कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि आपको पता है जो रिस्क है ना, हम कहते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या आपका ख्याल है किसी एक डिपार्टमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती होगी? नहीं, रिस्क हर डिपार्टमेंट में, हर डाटा में, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रिस्क है। तो इसीलिए आपने सारे डिपार्टमेंट्स को कोलैबोरेट करना है इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद जाहिर है जब रिस्क हर डिपार्टमेंट से आ सकता है तो जो उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं वो भी हर डिपार्टमेंट ने अप्लाई करने होंगे। रेगुलरली अपडेट एंड टेस्ट सिस्टम, अपने से अपडेट करते हैं। अपडेट आपको पता है वो टारगेट कंपनी से आपको पता चल गया होगा, पैचेस, सिक्योरिटी कंपनी, याद रखिए ये नेचुरल होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली चूंकि अब एआई की मदद से हम इस काबिल हो गए हैं कि बड़े से बड़े सिस्टम में अगर कोई इश्यूज हैं वो आइडेंटिफाई कर सके, कोई बग्स है। अब हमें पता चल रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम 30-30, 35-35 साल से यूज कर रहे थे, उनमें भी मेजर बग्स मौजूद थे, लेकिन वो पता नहीं थे किसी को। अगर किसी हैकर को पता चल जाते, वो तो सिस्टम को हैक कर लड़ा देता। तो इसीलिए अगर कभी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से कोई अपडेट रिलीज हो, इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने अपना सिस्टम मोर एफिशिएंट किया है, इसका ये मतलब भी हो सकता है अपना सिस्टम मोर सिक्योर किया है, कोई लूप होल था, बग था जो अपडेट किया। अब हैकर पता है क्या करता है, वो जो सिक्योरिटी कंपनी ने अपडेट रिलीज किया ना, वो उसके अपडेट के नोट्स पढ़ता है कि अच्छा मसला क्या था जिसकी वजह से ये उन्होंने पैच रिलीज किया है। जब मसले को जान लेता है, फिर वो ढूंढता है, अच्छा इसका मतलब है एक ऐसा, फॉर एग्जांपल एक ऐसा पासवर्ड था जो सारे अकाउंट्स अनलॉक कर देता था ये। अब जिसने तो इसको पैच को इंस्टॉल कर लिया, उसका वो पासवर्ड रिमूव हो गया, लेकिन क्या दुनिया में कुछ कंपनीज या कुछ यूजर ऐसे होंगे जो उन्हें पैच इंस्टॉल नहीं किया होगा? तो अब वो ढूंढते हैं उन लोगों को जिन्होंने पैच इंस्टॉल ना किया। अब वो अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा भी लगा लेते हैं, हैबिट से पता चल जाता है कि भैया ये इन्होंने दूसरे का भी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, भी नहीं किया होगा, फिर वहां से उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगली सेशन उसने क्या दी, जब कभी किसी भी डेवलपर की तरफ से, सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से जिसका सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, कोई पैच आए, अपडेट आए, क्या करें, फौरन अपडेट करें, ठीक है जी, क्लियर। और फिर टेस्ट भी करते रहे सिस्टम को। अब टेस्ट कैसे करते हैं वो आज के जो नेक्स्ट जो चैप्टर 10 है उसमें हम स्टडी करेंगे। कंसेप्ट वही है, टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम सिस्टम को, ये बड़ी कंपनीज टेस्ट कर सकते हैं सिस्टम को कैसे, वो ब्लू टीम और रेड टीम, पता है ना, ब्लू टीम डिफेंसिव साइड पे होती है, रेड टीम अटैकिंग साइड पे होती है। अटैक वाले को कहते हैं सिस्टम को ब्रेक करो, ब्लू वाले को कहते हैं सिस्टम को बचाओ। दोनों ही फिर इस प्रैक्टिस में मोर एफिशिएंट होते जाते हैं, दोनों ही। अटैक करने वाला नए से नया तरीका ढूंढेगा अटैक करने का, डिफेंड करने वाला नए से नई स्ट्रेटजी बनाएगा डिफेंड करने के लिए। तो इस तरह सिस्टम को टेस्ट भी करते रहना चाहिए।
फिर ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन आईसीटी टूल, दुनिया का बेहतरीन सबसे महंगा सिस्टम ले आए, एम्प्लॉय को इस्तेमाल नहीं करना आता, क्या होगा? दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, ड्राइविंग नहीं आती, क्या होगा? टक्कर ही होगी, और क्या होना है? वही एग्जांपल इधर है, बेहतरीन सिस्टम दे दें। हम जब स्टूडेंट थे ना तो एक क्लाइंट, सरकारी में आपको पता है जब वो डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट चलाना है, फिर वो पैसों की फिक्र नहीं करते, वो लाखों करोड़ों। तो वहाँ पे कंप्यूटर, हमें फर्म की तरफ से कंप्यूटर मिलते ही नहीं थे, हम क्लाइंट से मांग तांग के ना गुजारा करते, मतलब किसी क्लाइंट पे गए वहाँ पे कंप्यूटर में से, आई कैप की ये अच्छी आदत है, हमें सिखा देता था कंप्यूटर हमारे ज़माने में भी, यानी 90s में भी उसने हमें कंप्यूटर सिखा दिया था कैसे इस्तेमाल कर, लेकिन कंप्यूटर थे होते नहीं थे। वो क्लाइंट पे जाते थे, क्लाइंट कहता था सर जी 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, 5 बजे के बाद आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर, इतनी हम आपको इजाज़त दें हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमारे ऑफिस टाइम में नहीं, हमने काम करना होता है, सीट पे बैठना होता है, कंप्यूटर का काम हो ना हो सीट पे तो हमने बैठना, हम इंतजार करते हैं 5 बजे के बाद काम करते हैं। और उनके पास सिस्टम इतने अपडेटेड, उस वक्त के लिहाज से मोस्ट अपडेटेड सिस्टम उनके पास थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे, एक डिपार्टमेंट में गया, मतलब जो मेरे से डिपार्टमेंट है उसमें लगभग कोई 12-13 कंप्यूटर होंगे, उनमें से 9-10 को से लोगों को सिर्फ इतना पता था ये बटन दबाएं तो ऑन होता है, ये बटन दबाएं तो ऑफ होता है, बस इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो क्या वेस्टेज, हमें हम उल्टे होते हैं, हमारे हाथ आ जाए हम तो तबाही मचा दे, ये सिस्टम मेरे पास आ जाए हम तो दिन रात एक कर दें, वो घंटों का काम मिनट्स में कर लें, गेम खेल लें, शाबाश। हाँ वो गेम खेलते होते थे, वो होती थी एक वो पत्ते से होते थे, वो बटन दबाते थे, वो ताश के पत्ते नहीं होते, वो आ जाते थे आगे, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पत्तों वाली गेम, हाँ पत्तों वाली गेम खेलते होते थे, वो कब लगे ऐसे सोच सोच के, या वो होती थी चेस होती थी, चंद एक लोग वो चेस खेलते, अभी यही खेलते हैं, अभी ये ट्रेंड में नहीं, अब लूडो भी है, उस वक्त लूडो नहीं होती थी। तो बहरहाल तो क्या कह रहे हैं, सिर्फ टूल्स काफी नहीं है, एम्प्लॉयज को भी सिखाना भी है कि किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है? बैठे बैठे ऐसे ही फेक प्रोफाइल बनाओ और अपने एम्प्लॉय को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दो, हैं? और उसे ना कहो जरा इस पे क्लिक कीजिए, ये आप मेरी तस्वीर देखना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करे टर्मिनेशन लेटर ओपन हो जाए, भैया ये आप अगर सही होता ना वायरस, हमारा नेटवर्क आपने उड़ा दिया था, आप हारेंगे आप, ठीक है? तो इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल, कि देखे सिस्टम लोग तैयार है कि नहीं। फिर एलएमएस का मतलब यह है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपका ऑनलाइन सिस्टम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला सिस्टम, जिससे कुछ ना कुछ सीखना, यानी ट्रेनिंग मैनुअल्स, कहता है एम्प्लॉयज के लिए एलएमएस बनाए जिन पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, फिर उनको सर्टिफिकेट और रिवार्ड भी दिए जाए जो कोर्स पूरा करे, पास करे। लेवरेज ऑटोमेशन, लर्निंग ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी, कह रहा है सीखते रहे, ऑटोमेशन को जरूर सीखते रहे जहां तक हो सके। अब ऑटोमेशन के लिए ना थोड़ा सा कोडिंग सीखना पड़ती है, कोडिंग सीखना पड़ती है, लेकिन एक दफा कोडिंग सीख ले तो इंटरेस्टिंग, मुश्किल काम है बहुत, ठीक है? सीए करने के बाद मेरा हाल है जो सबसे बड़ा मैंने कोई चीज सीखी है ना, वो एक था एलएमएस मैनेजमेंट का काम सीखा था कोरोना में, और उसके बाद आजकल कोडिंग सीख रहा हूँ, कुछ मुश्किल बहुत है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग, जब एक कोड कंप्लीट हो जाता है ना, चीजें ऑटोमेटिक चल रही होती है, ऑटोमेटिक, वो मजा बड़ा आता है, सिर्फ ये बताना होता है। अच्छा जैसे पता है क्या, मैं छोटा सा आपको हिंट बताता हूँ, पिछले सेशन तक मैं क्या कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाया ना, पूरे वॉल्यूम 2 में से मैं देखा करता था कि इसमें से कौन से वाला क्वेश्चन रेलिवेंट है इस लर्निंग ऑब्जेक्ट। अब आई कैप का आपको पता है उसने तरतीब से तो पूछना नहीं होता कि पिछली बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पूछा है, इस बार 2 पूछना है, इस बार 3 पूछना है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। तो हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद देखना होता था कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कवर हो रहा है, उसमें एक तो टाइम लगता था, और बात बात ऐसा भी होता था कि कोई एक 3 पार्ट है ना, 2 पार्ट कवर हो जाते, एक नहीं कवर हो पाता था, तो स्टूडेंट को भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम होती थी कि सर ये असाइनमेंट जो है ना कर तो लिया हमने, इस जगह पे आके फंस गए हैं,
और फिर हम कहते थे अच्छा इसका मतलब है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 इसमें कवर हो जाती हैं, 80% चीज़ें 20% 5 की थी, तो वो असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। समझ रहे, ये प्रॉब्लम होती थी, होती रहती थी। अब क्या है, छोटा सा कोडिंग के जरिए से एक प्रोग्राम बनाया कि और फिर उसको ट्रेन किया, उस मॉडल को ट्रेन किस पे किया, बुक के ऊपर किया। इसमें लगभग ना तकरीबन 15-20 मिनट लग जाता, हालांकि मुझे कितने 20 साल लगभग हो गए पढ़ाते हुए। हर क्वेश्चन की ना इची बिची पता है, नाम सामने आता है ना, नाम क्वेश्चन में जो कंपनी का नाम पता चलता है, इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट आई हुई थी। पास्ट पेपर भी 3 दफा कराए होते हैं, पता होता है, लेकिन फिर भी मैच करते हुए ना 15-20 मिनट लग जाते थे। अब मैं क्या है, मैंने छोटा सा समझ लीजिए कि एक एजेंट बनाया अपना AI की लैंग्वेज में। उस एजेंट को ट्रेन किया मॉडल पे। ट्रेन करने का मतलब होता है कि उसको कोई डाटा प्रोवाइड कर दिया और उसको सिखाया कि भैया तुम्हें ये सारी चीजें याद करनी है, इची बिची। उसने वो सारी चीजें याद कर ली, एजेंट क्रिएट किया, उस एजेंट को अपने डाटा पे ट्रेन किया। अब बेसिकली 4 एजेंट है मेरे पास। एक DSR का एजेंट अलग है, लॉ का अलग है, और BIA का अलग है, ऑडिट का अलग है। हर एक को मैंने अलग अलग डाटा पे ट्रेन किया हुआ है। अब जो BIA का एजेंट है उसको BIA के सब्जेक्ट पे ट्रेन किया हुआ है, उसको ऑडिट का काम नहीं देता मैं, ऑडिट वाले को ऑडिट के काम में। हालांकि हर एजेंट में कैपेबिलिटी हो सकती है, लेकिन क्या स्पेशलाइजेशन की जाए। अब मैं क्या करता हूँ, डाटा, अब मैंने उसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दे दिया। अब मैं उसे क्या कहता हूँ, भैया मैंने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ाया, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है बताता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ, देता हूँ। अब क्या हुआ, ऑटोमेशन के जरिए से। ये अभी आपने फील नहीं, ये एंड में आके मैंने स्टार्ट किया, आखिरी महीने में डेवलप किया, ये नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, मैं सिर्फ एलो बताता हूँ, मैं चाय कप पीने से पीता मंगवाता हूँ, खत्म होने से पहले चारों सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनी होती है, आसानी होगी मेरे लिए। ये क्या हुआ, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ। ठीक है, यही वो समझाना चाह रहा है कि भैया ऑटोमेशन के जरिए से एफिशिएंसी लेके आओ। कोशिश करो आज की दुनिया में कम से कम काम मैनुअल करना पड़े। एक टारगेट रखना आपने AI को यूज करने के लिए, क्या, हर काम जो AI यूज कर सकता है वो यही करे, हम ना करें। सिंपल रूल, एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं, फिर क्या जी, कंटिन्यूसली इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। कह रहा है रिस्क जो है ना, रिस्क हर रोज सुबह उठेंगे ना एक नया रिस्क आया होगा आपके बिजनेस के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। एक दफा आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद कहानी खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, वन ऑफ किस्म का इवेंट नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूसली सिस्टम को चेक करते रहे, इश्यूज आइडेंटिफाई करते रहे, फीडबैक लेते रहे टीम से, सोचें क्या इसका हल हो सकता है, इंप्लीमेंट करते जाए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, एवर लास्टिंग जॉब। क्लियर, ये सारी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई आपको। कह रहा है ये हमारी तरफ से आपको एडवाइसेस है एंड में। क्लियर, अब ऐसा करते हैं, आप एक दफा रीडिंग कर लीजिए दोनों लर्निंग, मैं तब तो कुछ केस स्टडी सेटअप करता हूँ आपके लिए। ठीक है, शाबाश, रीडिंग शुरू कर भाई। वो मनोरंजन आ रहा है अभी के बाद में, ओके ओके अभी आ जाएगा। चलिए पास कीजिए, थोड़ी देर के बाद ये लेक्चर रिज्यूम करते हैं, रिग्रेशन होगी जी। रीडिंग आपने कर ली होगी, केस स्टडी की तरफ चलें। अच्छा, अब इस चैप्टर में आपको अंदाजा हो गया, ओवरऑल इस चैप्टर में बेसिकली इसका फोकस क्या है, वो आपको सिखा रहा है रिस्क और उसके मिटिगेशन स्ट्रेटजी, रिस्क और कंट्रोल। और ये टेक्निक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें जो रिस्क आपने देखा वो भी आपके रिपीट हो रहे हैं, और जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी रिपीट हो रही है। तो ये बेसिकली इस टाइप की केस स्टडी जिसमें हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना हो और इसकी रिकमेंडेशन देनी हो, ये हम सीख चुके हैं, ऐसे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं ना प्रीवियस चैप्टर। लेकिन फिर भी एक केस स्टडी इसको कंसेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क फेस्ड बाय MMNL एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने सिक्योरिटी रिस्क बताना है क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्या होगा। और रिकमेंड एनी 3 प्रैक्टिकल मेजर्स MMNL शुड टेक टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। और कम से कम 3 स्ट्रेटजीज बतानी है, रिस्क बताना है जो इनकी वजह से अराइज हो रहा होगा गिवन सिचुएशन में, और स्ट्रेटजी।
Margla Media Networks Limited (MMNL), an Islamabad-based news publisher, runs its editorial and advertising system on a centralized internal network. Last month, MMNL's editorial team arrived at the office to find that all articles, draft, payroll records, and advertiser contracts had been encrypted overnight. जैसे ही वो सुबह आया, क्या पता चला उसे, रातों रात दुनिया ही बदल गई। क्या हुआ? तो ये तो अच्छी बात है, एनक्रिप्शन तो अच्छी टेक्निक है। हम करें तो अच्छी बात है, दूसरे करें तो, अटैकर करे तो अच्छा। इसका मतलब है इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए जो प्राइवेट की है वो हैकर के पास है, अब हम उसको इनक्रिप्ट नहीं, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। A message displayed on every screen demanded a payment of 5 million rupees in cryptocurrency. अच्छा, ये हैकर अक्सर क्रिप्टो करेंसी में क्यों डिमांड करते हैं? हाँ ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अनोनिमस होते हैं ना, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पेमेंट किसको गई है। किसी बैंक अकाउंट में मंगवाए, उसे कहो ये मेरे घर का एड्रेस है, इधर आके पहुंचा दो पैसे, ये इस गली के इस नुक्कड़ में मैं खड़ा हूं, आके मुझे पैसे दे जाओ, बच के जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी उनका फेवरेट हैकर्स अक्सर, और ये जो आजकल ये जो दूसरे भी इलीगल काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह दूसरी चीज़, ये भी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स मंगवाते हैं। तो ये इलीगल एक्टिविटीज को भी प्रमोट करती है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन हमें तो सिर्फ उन्होंने फायदे बताए हैं ना। विद इन 48 आवर्स इन एक्सचेंज फॉर ए डिक्रिप्शन की, कहते हैं डिक्रिप्शन की तब दूंगा जब आप मुझे 5 मिलियन रुपए क्रिप्टो करेंसी। द IT head has since confirmed that backups were last performed 3 months ago. ये लो 3 months। पहली प्रॉब्लम तो ये सजेशन ये आई, एक तो ये कि मुझे लगता है किसी ने ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये हैकर, ये किसी न किसी एम्प्लॉय ने क्लिक किया कि कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है किसी एम्प्लॉय ने, माने ना माने, ये ऐसे हुआ। और फिर बैकअप, अगला मसला क्या है, बैकअप 3 महीने पुराना था, अपडेट नहीं, डेली बैकअप होना चाहिए, डेली बैकअप होना चाहिए। That some employee routinely click on unverified email attachment, देखा, मुझे पहले ही शक था यही होगा, अनवेरिफाइड ईमेल में अटैच करता है। एंड दैट देयर इज नो फॉर्मल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी, और कोई अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं की जा रही। The board has demanded an immediate response and prevention plan to be presented in the next audit committee meeting. As type of cyber security risk, कौन सा cyber security risk है? Ransomware attack, ठीक है। डिस्क्राइब कर इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका रैंसमवेयर अटैक का? डाटा अनअवेलेबल हो गया, डाटा लॉस हो गया, प्राइवेसी लॉ की वायलेशन हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गए, रेपुटेशन, जब पता चलेगा आर्टिकल्स किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच गए हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है इसमें, रेपुटेशनल डैमेज, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस तो उसने मांगा ही मांगा है 5 मिलियन रुपीज। तो ये सारे क्या है उसका लाइकली इम्पैक्ट। 3 प्रैक्टिकल मेजर्स क्या है, हालांकि वैसे उसे बताने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसने इंडिकेशन दे दिया। में 3 प्रैक्टिकल में क्या, बैकअप करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, अवेयरनेस प्रोवाइड करो, ये 3 क्लियर। एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर दो, शाबाश, ठीक है। और एंटीवायरस अब तो ये गारंटी भी देते हैं कि अगर आपने हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल किया और अपडेट रखा और कोई हैकर आपका सिस्टम हैक कर ले, रैंसमवेयर अटैक, तो पैसे हम देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उनका, गारंटी देते। तो बहरहाल ये था हमारा केस। इस देखें, इस स्टाइल के अगर केस स्टडी आए DSR में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये है स्टैंडर्ड। इस अगर आप ये केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं, DSR का पेपर आप आसानी से पास कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर इस तरह की केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये नहीं इस तरह की, किस तरह की भला, जिसमें एक सिचुएशन देगा आपको, उसके अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट होगा, क्या होगा, कोई ना कोई वकुआ होगा, और आपसे कहेगा इस इंसिडेंट का रिस्पांस बताए क्या होना है, इंसिडेंट का इंपैक्ट बता दें और इसका रिस्पांस बता दें, आइडेंटिफाई कर लेंगे इंसिडेंट। ओके, तो ये था हमारा 17 लेक्चर कंप्लीट, क्वेश्चन भी का चैप्टर भी कंप्लीट। इसके साथ हमारा जो 80A लेक्चर 80 का पहला हिस्सा है
ये भी कंप्लीट। इसको पॉज कर लीजिए, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर ATB यानी चैप्टर 10 की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, पॉज।